हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में जो प्रकाशिकी है उसके अंतर्गत हम लोग जो दर्पण सूत्र है उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक ना। आपको यहाँ पे दर्पण सूत्र एक बार आपको पता है कि हम लोग उत्तल दर्पण के लिए निकालते हैं और एक बार हम लोग किसके लिए निकालते हैं, अवतल दर्पण के लिए निकालते हैं, लेकिन दोनों का जो फार्मूला होता है वह सेम ही आता है। तो आज की क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र का जो फार्मूला है उसको हम लोग निकालने वाले हैं और यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन समझते हैं और यहाँ पे जो अवतल दर्पण है उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अवतल दर्पण बनाता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप बनाओगे, आप इस प्रकार से सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनाता हूं। तो यह दर्पण का आप कह सकते हो मुख्य अक्ष है और यहाँ पे यह दर्पण का मुख्य ध्रुव है जिसको मैं नाम देता हूं P, और इस दर्पण का आप नाम दे सकते हो M1 और M2। और आपको पता है कि जो दर्पण है इस दर्पण का यहाँ पे फोकस है जिसको मैं F का नाम देता हूँ और यह दर्पण का मान लो क्या है, वक्रता केंद्र है जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, C का नाम देता हूँ। और यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से वस्तु रखी है, यहाँ पे इस प्रकार से क्या है आप कह सकते हो वस्तु रखी है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित करता हूँ। तो आप कहने वाले हो कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो इसका मतलब आप कहने वाले हो कि यह प्रकाश किरण इस दर्पण के फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से। और अगर मैं दूसरी प्रकाश की किरण को अगर मान लो मैं दर्पण की वक्रता क्या कहते हैं, अगर मान लो कि दूसरी प्रकाश किरण को अगर मैं वक्रता केंद्र से लेके जाऊं, तो अगर मान लेता हूं वक्रता केंद्र यहाँ पे है और वक्रता केंद्र से लेके जाता हूं इस प्रकार से, तो आप कह सकते हो इस प्रकार से वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी। तो आपको पता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात भी दर्पण के वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र से जाएगी और यह आप कह सकते हो कि यह परावर्तित किरण है। और जहां पे दो किरणें या कह सकते हो जहां पे परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती है वहीं पे वस्तु का बनता है क्या, प्रतिबिंब। तो आप कह सकते हो यहाँ पे वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। ठीक ना। अब यहाँ पे वस्तु को क्या नाम दे दो, तो आप कह सकते हो A और B है और इस वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे बना तो इसको आप कह सकते हो A डैश और यहाँ पे B डैश है और यह आपको पता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र है और यह पता है दर्पण का फोकस है। ठीक ना। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु से क्या करता हूँ, आप इस प्रकार से इस पे लंब डाल दो। इस बिंदु से इस प्रकार से लंब डालोगे तो आप कह सकते हो यह लंब है और इसको कह लो यह यम है और इसको नाम दे दो क्या, यह यन है। ठीक ना। इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए, तभी के कंडीशन में आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक ना। और यह आपको हम लोग जो यह सूत्र निकालने वाले हैं तो यह किसके लिए निकालने वाले हैं, तो आप कह सकते हो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो दर्पण सूत्र होता है वही निकालने वाले हैं। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, एक दर्पण बना लिया है और यह दर्पण कैसा दर्पण है, तो आप कहने वाले हो कि यह अवतल दर्पण है, यह दर्पण अवतल दर्पण है। और इसके बाद मैंने क्या किया, यह मुख्य अक्ष है और इसके बाद यह AB वस्तु है और आपको AB इस वस्तु से मैंने दो प्रकाश की किरण को क्या किया, इस दर्पण पर आपतित किया है और उस कंडीशन में जो AB वस्तु है इस AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कि फार्मूले का निगमन कैसे करना है तुमको। तो आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है क्या, BAC। तो यहाँ पे एक त्रिभुज यह दिखाई दे रहा है और दूसरा त्रिभुज अगर पूछो क्या है तो आप कह सकते हो B डैश A डैश C। तो यहाँ पे आप दो त्रिभुजों को क्या करना है, लेना है। ठीक ना। ध्यान से आप देखो, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे बड़ा सा त्रिभुज है जिसको आप कह सकते हो BAC
और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज यहाँ पे छोटू सा दिखाई दे रहा है, क्या है, बी डैश ए डैश सी। तो अगर मैं इन दो त्रिभुजों को लेता हूं तो यहाँ पे लिखोगे तुम लोग त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज क्या, बी डैश ए डैश सी। तो यहाँ पे कह सकते हो बी डैश ए डैश सी में। और इस त्रिभुज को थोड़ा सा अच्छी नजरों से देखो तुम लोग, तो क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को कि यहाँ पे जो यह वाला एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा और ये भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है इसमें यह कोण तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब उसी तरीके से शीर्षाभिमुख कोण से आप कह सकते हो कि जो यह वाला कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि जो यह वाला त्रिभुज इसका यह कोण इस वाले कोण के बराबर है और आप कह सकते हो कि जो यह वाला एंगल है वह इस वाले एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब जो यह वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं क्या कि यह दोनों त्रिभुज जो होगा वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दो त्रिभुज जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर पूछो कैसे समरूप होंगे तो आप कह सकते हो कि जो यह वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा और जो यह वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बी ए सी है वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के। ठीक ना। यहाँ पे अब मैं यह दिखा दिया हूं कि यह दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। और आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उसका जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। ये बात आपको पता होगा कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं लिख सकता हूं क्या, तो आप कह सकते हो कि जो ए बी भुजा है यहाँ पे मैं लिखता हूं ए बी और बटे ए बी की संगत भुजा क्या होगा, तो आप कह सकते हो ए डैश बी डैश होगा। तो आप कह सकते हो ए डैश बी डैश होगा और इक्वल टू, अब उसी तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे सी ए होगा या ए सी होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं ए सी और बटे पे क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ए डैश सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश सी हो जाएगा। अब इसको मैं नाम लेता हूं समीकरण नंबर 1 का। मैंने क्या किया है कि यह दो त्रिभुज में लिया है और इन दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या प्रूव कर दिया है कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब दूसरे कंडीशन में देखो, तुम लोग ध्यान से देखो, एक त्रिभुज तुमको यह भी दिखाई दे रहा है जो मैंने क्या किया, रचना करके बिंदु इस बिंदु से और इस मुख्य अक्ष पे मैंने लंब डाल दिया है। तो इसको मैंने नाम दिया यम एन का नाम दिया है। तो आप एक इस त्रिभुज को देखो और दूसरी बात इस प्रकार से छोटू सा त्रिभुज को देखो। तो आप इन दोनों त्रिभुजों की आप यहाँ पे क्या करना है, चर्चा करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, त्रिभुज एम एन एफ में, एम एन एफ और त्रिभुज एम एन एफ और उसी तरीके से ए डैश बी डैश एफ में। ठीक ना। या आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से एम एन एफ लिए हो उसी प्रकार से बी डैश ए डैश एफ ले लो। तो यहाँ पे कहोगे बी डैश ए डैश एफ में। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो तुम लोग, तो आपको पता है कि यह वाला अगर लंब डाले तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात तो कंफर्म है। और यहाँ पे भी देखो तो यह प्रतिबिंब बना, इसका मतलब यहाँ पे भी आप पता होगा 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण से जो यह वाला एंगल होगा, यह वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। जो यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो यह वाला एंगल होगा वह इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। और उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो दोनों त्रिभुज है या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, एम एन और बट्टे पे ए डैश बी डैश
और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू आप बताओगे क्या, यहाँ पे एन एफ हो जाएगा, एन एफ और बट्टे पे क्या होगा एफ ए डैश, तो आप कह सकते हो एफ ए डैश होगा, ठीक ना। और इसके बाद देखो तुम लोग, तो एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि जो यम एन है, यह जो यम एन है वह किसके समांतर है, तो आप कह सकते हो ए बी के समांतर है। तो जो यम एन होगा वह किसके बराबर होगा, आप कह सकते हो ए बी के बराबर होगा। तो यहां से मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं क्या, कि ए बी इक्वल टू एम एन, ठीक ना। यह किसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, जो देखो यहाँ पे जो यम एन है, इस यम एन की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बट्टे पे ए डैश बी डैश और इक्वल टू एन एफ बट्टे पे क्या हो जाएगा एफ ए डैश। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गया, तुम्हारा बनकर तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा अच्छी नजरों से देखो तुम लोग, तो आप देख पा रहे हो कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, बराबर है। देखो यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश है और यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो जब राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, तो आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से जो ये राइट हैंड साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कह सकते हो ए सी और बट्टे पे क्या हो जाएगा ए डैश सी हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे एन एफ हो जाएगा और बट्टे पे क्या हो जाएगा एफ ए डैश हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो तुमको पता है कि जो दर्पण का ध्रुव होता है और जो दर्पण का फोकस होता है, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो आप कह सकते हो यह दूरी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। और एक बात आपको पता है, चिन्ह परिपाटी में आपको क्या पता है कि जब भी हम लोग दर्पण के ध्रुव के, या तो कह सकते हो दर्पण से इस साइड की दूरी को मापते हैं तो हम लोग किस में मापते हैं, प्लस में, और दर्पण के इस साइड की दूरी को मापते हैं तो हम लोग किस में मापते हैं, प्लस में मापते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो यह फोकस दूरी होगा, या फोकस दूरी किस में होगा, तो आप कहने वाले हो माइनस में होगा। यह दूरी किस में होगा, माइनस में। उसी प्रकार से तुमको पता है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो जो प्रतिबिंब दूरी होगा, यह प्रतिबिंब दूरी भी किस में होगा, तो आप कहने वाले हो माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, और प्रतिबिंब दूरी भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दर्पण के इस साइड की दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। उसके बाद यहाँ पे वस्तु है और यह दर्पण का ध्रुव है, तो आप बताओगे यह दूरी जो होगा वो वस्तु दूरी होगा, और वस्तु दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे, u से। तो आप कह सकते हो यह दूरी क्या होगा, u होगा, लेकिन यह दूरी किस में होगा, तो आप कहने वाले हो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक ना। और इसके बाद आपको पता है यह दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है, और यह दर्पण का ध्रुव है। इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे r से, तो यह दूरी r हो जाएगा, और ये भी दूरी किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक ना। क्योंकि जो दर्पण होता है, दर्पण की इस साइड की दूरी हम लोग माइनस में मापते हैं और दर्पण की इस साइड की दूरी को हम लोग प्लस में मापते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इन सब दूरियों को क्या कर लिया है, माइनस में ले लिया है, ठीक ना। अब इसके बाद एक चीज और मानता हूं मैं, अगर मैं मानता हूं कि जो यह दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कह सकते हो कि जो बिंदु यम है वह बिंदु P के क्या होगा, बहुत समीप होगा। और जब बिंदु यम जो होगा बिंदु P के समीप होगा तो उस कंडीशन में कह सकता हूं कि जो यहाँ से n से लेके f के बीच की दूरी है, जो n f है, जो n f है वह किसके बराबर होगा, आप कह सकते हो कि जो n f है वह P f के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यह P f के बराबर होगा। और यह बात कब होगी, यह बात कब होगी, जब आप बताओगे कि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, और जो यह फार्मूला हम लोग निकालते हैं यह उस दर्पण का निकालते हैं जिस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। तो इस कंडीशन में कह सकता हूँ यानी एफ जो होगा वह पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ए सी और बटे ए डैश सी और इक्वल टू, यानी एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ पी एफ और बटे पे क्या हो जाएगा एफ ए डैश। अब यहाँ पे क्या करो कि सबकी वैल्यू पुटअप कर लो। अगर पूछो AC को क्या लिख सकते हो, AC को देखो पहले तुम लोग, AC देखो A से लेके C तक इस दूरी को लिखना है, तो AC को लिख सकते हो कैसे, अगर मैं P से लेके A तक की दूरी में से P से लेके C तक की दूरी घटा दो तो A से लेके C तक की दूरी मिल जाएगी कि नहीं। तो इसको मैं लिखता हूँ क्या, जो यहाँ पे AC है इस AC को मैं लिखूंगा PA
पी ए और माइनस में लिखता हूँ पी सी, पी सी और बट्टा लगा दीजिए। उसी प्रकार से अगर पूछो ए डैश सी को क्या लिखोगे, देखो ए डैश सी यह दूरी तुमको लिखना है, तो इस दूरी को लिख सकते हो कैसे, पी से लेके सी तक की दूरी लिखो, पी से लेके सी तक की दूरी और फिर माइनस कर दो पी से लेके ए डैश की दूरी, ठीक ना, क्योंकि ए सी आपको चाहिए तो ए डैश सी से इतना दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी घटा दो तो यही आपकी दूरी हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे पी एफ, पी से लेके एफ तक की दूरी है, फोकस दूरी है, तो इसको रहने दो, पी एफ को पी एफ रहने दो, पी एफ रहने दो और बटे यहाँ पे एफ ए डैश है, एफ ए डैश, देखो इसको एफ ए डैश इस दूरी को लिखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लिखो, तो इसका मतलब पी ए डैश लिखो और फिर माइनस पी एफ लिख दो, पी एफ। अब इसको सॉल्व करो और अच्छी तरीके से, तो अगर पूछो पी ए क्या होगा, पी से लेके ए तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू, और देखो माइनस पहले से है। पी सी पूछू, पी से सी, पी से सी तक की दूरी आपको पता है वक्रता त्रिज्या होता है, इसको ले लिखूंगा माइनस आर और बट्टे पी सी क्या है, पी से लेके सी तक की दूरी ये भी माइनस आर है, तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा और माइनस है तो माइनस कर लो। पी ए डैश इसकी दूरी को क्या कहोगे माइनस बी, और यहाँ पे क्या होगा तो माइनस बी हो जाएगा और इक्वल टू पी एफ क्या है, पी से लेके एफ तक की दूरी को फोकस दूरी, तो यह माइनस में एफ हो जाएगा बटे पी ए डैश इसके दूरी को क्या नाम दोगे बी, यहाँ पे देखो माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस है पी एफ को पता है तुमको फोकस दूरी है, तो यह माइनस में क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इस प्रकार से तुमको क्या करना है, इन सब वैल्यू को लिखना है। अब देखो तुमको पता है कि यह माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होता तो प्लस होता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस, इसको हटा देता हूँ। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो आप बताओगे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इस कोष्टक को हटाऊंगा तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो बताओगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और एक बात और पता है आपको कि जो दर्पण का फोकस होता है, दर्पण का जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है, जो दर्पण का फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है आधा होता है। तो अगर f इक्वल टू आर अपॉन 2 है तो अगर मैं पूछूं r इक्वल टू क्या होगा तो आप r इक्वल टू बताओगे 2f होगा, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो आप कह सकते हो f इक्वल टू आर अपॉन 2 है, अगर r की वैल्यू तुमको चाहिए तो इस 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या करूंगा, जहां पे r है इस r की जगह मैं लिख सकता हूँ 2f लिख सकता हूँ, r की जगह मैं 2f लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप कहने वाले हो क्या, यहाँ पे माइनस यू और इस r की जगह मैं लिखूंगा 2f, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2f और बटे यहाँ पे भी मैं रखूंगा क्या 2f, तो यहाँ पे माइनस में 2f और प्लस में क्या होगा v हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे माइनस f और बट्टे पे माइनस v और प्लस में क्या होगा f। अब इसके बाद क्या करो कि तिर्यक मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो आप बताओगे माइनस का इसमें होगा तो यहाँ पे होगा 2f स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस fb हो जाएगा, इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें कराओ तो इक्वल टू, इसका इसमें कराओगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ बता सकते हो uv हो जाएगा, uv हो जाएगा। इसका इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2fv हो जाएगा। फिर इसका इन दोनों में हो गया, अब इसका इसमें कराओगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे माइनस में हो जाएगा यहाँ पे uf हो जाएगा, इसका इसमें कराओगे तो। अब फिर इसका इसमें कराओगे तो बताओगे प्लस में क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो जो 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में और 2f स्क्वायर इधर प्लस में, इससे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आप कहने वाले हो क्या, इस साइड में क्या बचेगा माइनस fb और इक्वल टू इस साइड में क्या बचेगा, तो आप कहने वाले हो, और देखो यह जो क्या कहते हैं 2fb है इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लाओगे तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ बताओगे 2fb प्लस में होगा, ठीक ना। और इसको इधर ला दो तो इधर क्या बचा है, तो आप कह सकते हो uv है और यहाँ पे माइनस में क्या है uf है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे माइनस fb है और यहाँ पे 2fb है, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा fb हो जाएगा और इक्वल टू uv और माइनस में uf हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें uvf से भाग कर दो, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ
यहाँ पे क्या करो, दोनों पक्षों में u v f से भाग कर दो। तो यहाँ पे देखो एफ वी 45 है और इसमें u v f से भाग कर दो, इक्वल टू इसी प्रकार से यहाँ पे u v है, इसमें भी u v f से भाग कर दो, फिर माइनस है, फिर यहाँ पे u f है, तो यहाँ पे भी क्या करो u v f से भाग कर दो। जब इस प्रकार से भाग करोगे तो आप बताओगे कि एफ बी से एफ बी खत्म होगा तो यहाँ पे 1/u हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे यू बी से यू बी खत्म होगा तो 1/में एफ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू एफ से यू एफ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 1/v हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 1/f की वैल्यू तुमको निकालना है, तो यहाँ पे 1/v को इधर पक्षांतर कर दो। तो जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, देखो मैं इसको 1/f को यही पे रन देता हूँ, 1/f हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे 1/u, और यह इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/v। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 1/v, और यही क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यह मैं किसके लिए बताया हूँ, तो आप कह सकते हो जो अवतल दर्पण होता है, इस अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको इस प्रकार से दर्पण सूत्र का निगमन कर दिया हूँ, ठीक ना। कल की क्लास में हम लोग जो उत्तल दर्पण है, उस उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग दर्पण के सूत्र का निगमन करने वाले हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है उसके लिए जो फार्मूला आता है सेम आता है, ऐसा नहीं कि उसमें अलग आएगा। वहां पे भी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आएगा, लेकिन वहां पे हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे कैसे आता है, ठीक ना। मैं कल उसका भी डेरिवेशन आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और जो ये चैनल, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।